नमस्कार दोस्तों, अंग आईएसपीसीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं उदयकांत और आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाह रहा हूं, खास करके 67 बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही देखिएगा 2 नवंबर से ऑडिटर का एग्ज़ाम, 5 से 7 नवंबर के बीच डबल एओ का मेंस का एग्ज़ाम और 8 से 9 तारीख तक सीडीपीओ का एग्ज़ाम होना है, जिसमें से ऑडिटर का आज पेपर जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ वो समाप्त हो चुका है और फिर 5 तारीख से 7 तारीख तक आपका डबल एओ का है और फिर सीडीपीओ का है। इन तीनों पेपर का जो सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस एकदम आपका बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, जैसे 66 हो गया, 67 हो गया, ये जो सिंपल आपका जो कंबाइंड एग्जामिनेशन लेती है, जस्ट लाइक वही है। तो आपके सामने एक रणनीति पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि खास करके जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, अभी से जो कम से कम 2 महीना का समय बचा है, 2 महीना से भी कम बचा है समय, तो किस प्रकार से तैयारी आपको करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि फर्स्ट पेपर जो जीएस है उसमें आपको देखने को मिला है ऑडिटर में कि जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है वहाँ पहले 6 प्रश्न पूछा जाता था, अब मात्र 4 प्रश्न ही पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के 4 प्रश्न आपका फर्स्ट सेक्शन, उसी तरह से करेंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन में 5 प्रश्न पूछा गया है। 2 सेक्शन मिलाकर के आपका ये हो गया 9 प्रश्न। और उसी प्रकार से सेकेंड जीएस पेपर की बात करें तो 4 या 12 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन, 4 क्वेश्चन सेकेंड सेक्शन और 4 क्वेश्चन थर्ड सेक्शन, यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन। और दोनों को ऐड करें तो 21 क्वेश्चन आपका एक एग्ज़ाम में हो रहा है, यानी कि ऑडिटर में 21 क्वेश्चन, उसी तरह से डबल एओ में भी 21 क्वेश्चन और फिर सीडीपीओ में भी 21 क्वेश्चन होगा। और कुल मिलाकर के बात करें प्रत्येक सब्जेक्ट की, तो प्रत्येक सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो मान लीजिए हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का है तो उसमें से 4-4 क्वेश्चन एक सेक्शन में पूछा जा रहा है। तो 3 एग्ज़ाम में देखिएगा 4 करके और 3 एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें 12 क्वेश्चन आपका अभी 10 दिन के अंदर बन जाएगा। इसके बाद उसी प्रकार 5-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल रिलेशन और आईआर सेक्शन में पूछा जा रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 एग्ज़ाम में से, तो 15 क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। उसी प्रकार से पॉलिटी के खंड में आपका देखिएगा 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 एग्ज़ाम में 12 क्वेश्चन। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ पे भी 4 क्वेश्चन करके 3, यानी कि 12 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। और साइंस एंड टेक में आपका 4 क्वेश्चन करके 3 एग्ज़ाम में 12 क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। तो 10 दिन के अंदर आपका लगभग 12 क्वेश्चन यदि हिस्ट्री में बन रहा है तो 12 टॉपिक भी आपका हिस्ट्री में पढ़ना नहीं होता है। और सारे टॉपिक से यदि एक एक प्रश्न भी पूछ लिया जाए तो आप देखेंगे कि हो सकता है या तो 67th मेंस होगा तो उसमें रिपीटेशन होगा क्वेश्चन का, या तो क्वेश्चन में इतना ट्विस्ट होगा कि टॉपिक तो वही रहेगा जो कॉम्प्लिकेटेड आपको कर सकता है, या तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन ऑडिटर में या डबल एओ में या तो फिर आपका सीडीपीओ में पूछा गया उसी क्वेश्चन का रिपीटेशन हो सकता है। उसी प्रकार से आप करेंट अफेयर्स की बात करें तो हाल में जो काफ़ी चर्चित इशू है वह तीनों एग्जाम मिलाकर के लगभग पूछ दिया जाएगा। जैसे ऑडिटर में आपने देखा रसिया यूक्रेन जो संघर्ष है उस पर प्रश्न पूछ दिया गया। इसके अलावा देखिएगा आपका हिंद प्रशांत वाला जो क्षेत्र में जो हिंद प्रशांत इकोनॉमिक जो फोरम बना है उससे प्रश्न पूछ दिया गया। उसी तरह से ब्रिक्स से प्रश्न पूछ दिया, क्वाड से कोरिलेट करके। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है।
तो देखिएगा डबल एओ में भी और सीडीपीओ में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो पॉपुलर प्रश्न है वो तो पूछ दिया जाएगा, या तो 67th के लिए यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा, या तो आपको यहाँ से अलग प्रकार के 67th में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप अभी से अलर्ट रहें। उसी प्रकार जो पॉलिटिकल साइंस में आपका 12 क्वेश्चन मतलब 3 एग्जाम में मिलकर के देखने को मिलेगा। 12 टॉपिक से यदि एक प्रश्न रहता है तो यहाँ से भी रिपीटेशन। कुल मिलाकर के मेरा कहना ये है, या तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा, तीनों एग्जाम को यदि जो पूछा हुआ प्रश्न है उसको अच्छे तरीके से गहराई से यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो 67th के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। अदरवाइज उसको एक विकल्प इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं कि इसके अलावे भी यदि नए प्रकार का यदि प्रश्न पूछा गया, इनमें से तीनों में यदि नहीं पूछा गया, तो वैसे क्वेश्चन पे भी आपको रणनीति बनाकर चलना पड़ेगा। नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में बड़ा मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। मुझे लगा कि इन सारे रणनीति पे चर्चा करना चाहिए। एक मैं वीडियो बनाया था ऑडिटर फर्स्ट पेपर के लिए, तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर सेकेंड पेपर पे भी यदि कुछ बना देते। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हालांकि तब पर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि कुछ सरसरी निगाह से प्रश्न को देख लिया जाए। यहाँ भी 3 सेक्शन होता है। सेक्शन फर्स्ट में देखिएगा, अब तक जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है, मैं थोड़ा चर्चा ये कर दूं कि जो जीएस सेकेंड पेपर है बड़ा अप्लाइड टाइप का यहाँ से प्रश्न होते हैं। और 64th बीपीएससी के बाद से 64th बीपीएससी के बाद से यहाँ से मार्किंग पैटर्न में देखिएगा बड़ा गिरावट आई है और काफ़ी कम मार्क्स दिया जाता है। और जो बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट होते हैं तो औसतन यदि बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं तो 150 प्लस मार्क्स मिल जाए तो काफ़ी होता है। एवरेज 130 जो कि पास करते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए 130 देखने को मिलता रहा है, तो बड़ा मार्किंग यहाँ पे कम होता है। तो क्वेश्चन का देखिएगा क्या किस प्रकार से एप्लीकेशन टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। उदाहरण के लिए, क्या मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं? उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसमें से आपकी गहरी समझ की डिमांड करती है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें एक दूसरे के पूरक के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है। बीपीएससी ने ऐसे अनायास क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये देखिए, केशवानंद भारतीवाद जो कि एक माइलस्टोन है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है, जब दोनों के बीच में टकराव होता है तो मौलिक अधिकार तो बेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा मतलब वो एक तरह से कहें कि उसका वजन है। परंतु मौलिक अधिकार और नीति राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। कई जो चीज़ें, जो लक्ष्य आपका मौलिक अधिकार का है, जो राज्य के द्वारा यानी कि एक तरह से कहें कि राजनीतिक न्याय स्थापित करती है मौलिक अधिकार, उसी प्रकार से राज्य का नीति निर्देशक तत्व वह जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करती है। इसी प्रकार से देखेंगे, इसी क्रम में एक एक आर्टिकल पे आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे समानता की बात करते हैं, आर्टिकल 14 ले लें, 15 ले लें, 16 ले लें। तो इसमें इसी प्रकार का जो है आपका न्याय जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय देखने को मिलती है आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, जो कि राज्य के द्वारा संविधान के द्वारा राज्य को निर्देशित करता है। इसी देखिए, इन नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के संबंध में बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आप सामाजिक और आर्थिक न्याय तब तक स्थापित नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका राजनीतिक न्याय स्थापित नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के ये गहरी समझ की डिमांड करती है दोस्तों। बड़ा टिपिकल सवाल है, यदि जो गहराई से अध्ययन किया हुआ है वो आसानी से कर लेंगे। जो नए स्टूडेंट है उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन पे, इसीलिए मार्किंग कम हो रहा है। पिछले तरह ही 66, 65th में या 64th में जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार का यहाँ भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हम देखें तो, गठबंधन की राजनीति तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद और भारतीय राजनीति प्रणाली की मुख्य विशेषता बन गई है, टिप्पणी करें। देखिए, ये मेरा गेस क्वेश्चन भी था। देखिएगा, मेरा जो सेकंड पेपर का जो मैंने गेस किया था पॉलिटी में, तो गठबंधन की सरकार है। हम दिखा भी सकते हैं आपको कि यहाँ गठबंधन की सरकार के लिए देखिए मेरा गेस क्वेश्चन जो था यहाँ पे देखें, भारत में राजनीति और चुनाव, ये आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, गठबंधन की राजनीति, है गठबंधन की सरकार।
हालांकि आर्थिक उदारीकरण इसमें टेल जोड़ा गया है, तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। तो भारत में जो अभी चुनाव हो रही है, राजनीति हो रही है, गठबंधन एक हकीकत है। और गठबंधन की राजनीति एक तरह से कहें तो कि भारत में जो सहकारी संघवाद है, या तो फिर एक तरह से कहें कि सहयोगी संघवाद बनाता है, राज्य के प्रति सेंटर का ध्यान आकर्षित होता है और एक क्षेत्रीय आधारित पार्टी का इम्पोर्टेंस इसमें बढ़ता है। और कई तरह की बातें हैं, अब छोटा ये जिसको एक्सप्लेन करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। और उसमें देखिए टेल क्या जोड़ा है कि आर्थिक उदारीकरण के कारण संघवाद भारतीय राजनीति प्रणाली का एक मुख्य विशेषता बन जाती है। तो आर्थिक उदारीकरण 1990 के बाद, यानी कि 1991 के बाद स्टार्ट हुआ। इसको तीनों सेक्टर में आप बांट करके देख सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में, विनिर्माण के सेक्टर में, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण में इन्हीं सारे क्षेत्रों को ज़्यादा बल दिया गया। सेवा सेक्टर में किस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित हुई है, और इसी के इर्द गिर्द चीज़ें संघवाद के आसपास घूम रही है ना। कृषि पर जैसे राज्य सरकार का राज्य सूची का विषय है, उसी प्रकार से देखिए कारखाना वगैरह जो है वह समवर्ती सूची, फिर सेवा जीएसटी वगैरह है। इस तरह से जो दोनों के बीच में संघ को बढ़ावा देता है, इन सारी चीज़ों को लिख करके आपको ये करना था। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, टिपिकल प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं कि राजनीति, मुख्यतः भारतीय राजनीति दल विचारवादी राजनीति के बजाय यथार्थवादी हो गए हैं, जिससे दलों की सीमाएं अति लचीली एवं प्रवेश योग्य हो गई है। तो यह भी क्वेश्चन देखिए बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, फिर से हम लोग देखते हैं कि भारतीय जो राजनीतिक दल है वो विचारवादी के बजाय यथार्थवादी हो गए हैं। कहने का मतलब कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं लोकतंत्र में, तो उनका विचार, उसका जो विचारधारा होता है कि एक तो सबसे पहले लोकतंत्र में पार्टिसिपेट किया जाए और पार्टी को काफ़ी डेमोक्रेटिक बनाया जाए, जिसमें कि प्रत्येक जो एमपी एमएलए आते हैं उन्हें जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं, तो उन्हें विशेष अधिकार होना चाहिए। लेकिन वो पार्टी बेसिस लाइन पे जो है, खास करके जो एजेंडा होता है, मुख्य एजेंडा, जो यथार्थवादी होते हैं, जो एक तरह से कहें कि दिखने वाला जो व्यवहारिक जो चीज़ें दिखाई पड़ती है, आइडियोलॉजिकल के आधार पर जो है वो काफ़ी प्रेगमेटिक वो दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसी में देखिएगा, जाति हो गया, धर्म हो गया, विकास हो गया, इन सारी चीज़ों पर राजनीतिक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण विचारधारा काफ़ी पीछे छूट जाती है। इन्हीं सारी चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ की डिमांड करती है। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या डिमांड कर रही है। भारत में राजनीति, भारतीय राजनीति, एक तरह से कहें जातीय राजनीति ने भारतीय राजनीति में एक वर्चस्व एवं निरंतरता की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस कारक का बिहार में समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। देखिए ये भी मेरा गेस क्वेश्चन था, मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर ही है, इसी जगह देखिए, है ना। राजनीति में जाति, देखिए राजनीति में जाति, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो केस कर रहा हूँ आ ही जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है आपका। देखिए नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार वाला, देखिए यहाँ पे मैंने गेस किया था, हालांकि एक दो यहाँ पे थोड़ा टेस्ट करके पूछा था, लेकिन है ना ये वाला देख लीजिए। तो लगभग सारा क्वेश्चन वही है जो गेस है, लेकिन टेस्ट थोड़ा सा किया जा रहा है और एक समझ की यहाँ पे समझ पर जोर दे रही है, रटने के बजाय। तो यहाँ भी उसी तरह से है कि भारतीय राजनीति में जाति एक हकीकत हो गई है और ये निरंतर चलती आ रही है। और वर्चस्वशाली, यानी कि जब तक जिस पार्टी में जिस जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाति बेसिस राजनीति नहीं करते हैं, तो उसका आधार ही लगभग समाप्त आजकल के दिनों में दिखाई पड़ता है। बिहार इसके लिए एक उदाहरण है। तो हाल फिलहाल की राजनीतिक घटनाक्रम से इसको जोड़ना था। तो ये भी ठीक प्रश्न है, समझने लायक है, पॉलिटिकल साइंस का यही प्रश्न था। आगे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का बड़ा इजी क्वेश्चन इस बार था। भारत में हरित क्रांति का कृषि के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो बहुत आसान है, इसमें प्रभाव में देखेंगे हरित क्रांति को बताते हुए कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ हरित क्रांति के से। तो बताने के बाद देखिएगा इसमें 3 प्रकार के प्रभाव का जिक्र कर लीजिए कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा
और फिर राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ा। बड़ा विश्लेषण में लंबा हो जाएगा, सारे टॉपिक पे हम एक-एक करके पढ़ा भी सकते हैं, तो लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग देखेंगे बड़ा आसान है। उसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि एक वरदान है, दूसरी तरफ अभिशाप भी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण देते हुए इस कथन की समीक्षा करें। बहुत आसान है, जनसंख्या का यदि सही तरीके से अर्थव्यवस्था में उपयोग किया जाए तो किसी भी देश का आर्थिक विकास हो सकता है, जैसा कि उदाहरण चाइना है। नहीं तो कभी-कभी जनसंख्या जो है आपके लिए अभिशाप भी बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आसानी के साथ इसको टैकल कर सकते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बिहार में गन्ने की खेती का भौगोलिक मूल्यांकन कीजिए और बिहार में इसके भविष्य के विकास पर प्रदर्शित कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। यदि आपने बिहार के बारे में, गन्ना के बारे में, चीनी उद्योग के बारे में पढ़ा है तो उसी से रिलेटेड है कि कहाँ-कहाँ पे गन्ने की खेती बिहार में होता है, उसका भौगोलिक चित्रण कर देना है, मूल्यांकन कर देना है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी, और यदि स्थिति के बाद इसका भविष्य में क्या आपको उम्मीद कोई दिखता है विकास का, तो इन सारी चीज़ों पे आपको चर्चा करना था, आसान था। उसी प्रकार से देखिएगा, भारत में जनजाति के भौगोलिक वितरण का विवरण दीजिए और तथा उनके जो मतलब एक तरह से कहा जाए कॉमन समस्या है और उसके समाधान का उपाय के बारे में वर्णन करें। बड़ा आसान है, ये भी प्रश्न आसान है कि कहाँ का भारत में जनजाति लोग रहते हैं, उसका भौगोलिक चित्रण करना है। जैसे मध्य प्रदेश का, पूर्वोत्तर भारत का, झारखंड का, जहाँ-जहाँ भी जो जनजाति मेजर अवस्था में रहते हैं, और सारे जनजातियों की कॉमन इशू क्या है, समस्या हाल फिलहाल के दिनों में क्या दिखाई पड़ता है और उसके समाधान के लिए क्या-क्या उपाय किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आसान था। इसके अलावा हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर देखते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, यानी कि टॉपिक आसान ही है, बशर्ते इसको थोड़ा-सा क्या-क्या घुमा के पूछा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि गूगल से ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में, मूल प्रश्न जो है आपका अंग्रेजी में ही है। और अब जो हिंदी में जो किया गया है तो कई जगह जो है काफ़ी उल्टा-पुल्टा, मतलब सेंटेंस जो, मतलब एक तरह से कहा जाए कि गूगल वाला जो अनुवाद है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको पढ़ना। तो एक बार अंग्रेजी ज़रूर आप देखेंगे। दुनिया के साथ-साथ भारत के भी अंतरिक्ष शोध में शामिल होने पर प्रश्न है कि क्या इसके फ़ायदे हैं, इसका नुकसान भविष्य में होने को है। देखिए किस तरह से गूगल का ट्रांसलेशन है। इस संदर्भ में तर्कसंगत समझ का गहराई से खाका दीजिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। एकदम मतलब एक तरह से कहें कि तारतम्यता नहीं बैठ रही है हिंदी में, लेकिन तब पर भी चलो गूगल का अनुवाद है, इसको समझते हुए अंग्रेजी में समझ लीजिए। इसका ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में जो है भारत अंतरिक्ष शोध के क्षेत्र में काफ़ी मतलब साथ-साथ चल रहा है, दुनिया में साथ-साथ चल रहा है। इसके क्या फ़ायदे हैं और भविष्य में क्या नुकसान है, इन सारी चीज़ों को आप जो है तर्क सम्मत जो है समझाना है। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे नुकसान हैं, इसका डिस्कशन करेंगे फिर बाद में, अभी आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि विज्ञान और तकनीक ने हमें चार घातांकी विकास, ये भी गूगल ट्रांसलेशन है। चार घातांकी का मतलब होता है चहुमुखी विकास, है ना? चहुमुखी विकास दिया है, परंतु समय में परमाणु और कोरोना वायरस जैसे विस्फोटों द्वारा इस पृथ्वी से मानव जीवन को मिटा देने जैसी काली भयावह छाया भी दी है। विज्ञान व तकनीक के इस विपरीत कलागत भूमिका का विस्तार पूर्वक समाध्यय भी कीजिए। देखिए कितना टफ जो है इसका ट्रांसलेशन किया गया है, आम लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, जो साधारण हिंदी और बढ़िया ज्ञाता हिंदी वाले भी उसको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी को सबसे पहले पढ़ें। इसमें यही है कि चहुमुखी जो है विज्ञान तकनीक ने बहुत ज़्यादा विकास किया है, लेकिन इसी ने, देखिए विज्ञान तकनीक का ही देन है परमाणु, और परमाणु बम ने पूरी दुनिया को नरसंहार दिया है। जापान इसका उदाहरण है। और हाल के दिनों में कोरोना वायरस जो है मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा काली छाया उभर करके सामने आई है। इसका मतलब यह है विज्ञान तकनीक का जो है उसका क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या कमियां रह गई है कोरोना वायरस और परमाणु को संदर्भ में लेकर के अभी इसको आपको चर्चा करना था। ये भी आसान ही प्रश्न है, लेकिन समझने भर की दिक्कत है, समझ जाइएगा तो आसानी से लिख दीजिएगा। पहली बार जो बीपीएससी ने रोबोटिक्स पर प्रश्न पूछा है कि हमारी दुनिया में वर्तमान में एक प्राकृतिक रोबोट, यानी कि मानव की बात करें कि प्राकृतिक रोबोट, और एक आधुनिक कृत्रिम रोबोट प्रकृति पर व्यवहारिक गुणता और विगुणता के आधार पर विश्लेषण और विस्तृत व्याख्या करें। आसान ही प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। यानी कि जो रोबोट्स है उसका क्या व्यवहारिक मतलब उसका फ़ायदा है और उसमें क्या नुकसान है, यानी विगुणता है। तो वही गूगल वाला अनुवाद है, इस चीज़ को देखिएगा। और बड़ा आसान है, इसका लाभ बता देना है, इसमें क्या क्या नुकसान समस्याएं हैं उसको भी बताना है।
ठीक है। और लास्ट जो हम लोग प्रश्न इधर देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि बिहार का मस्तिष्क, देखिए किस तरह से गूगल अनुवाद है। बिहार मस्तिष्क का विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में देश और विदेश के स्तर पर बड़ा योगदान दिया है। प्रमुख उदाहरणों सहित पिछली शताब्दी से वर्तमान तक पूर्ण ज्ञातव्य निर्दिष्ट कीजिए। अरे बिहार का जो माइंड है, यानी कि बिहार के लोग विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश विदेश में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो पिछले शताब्दी से, यानी कि जो शताब्दी यानी कि 100 वर्ष उससे पहले से जो चली आ रही है, यहाँ से आप यहाँ से बता सकते हैं आर्यभट्ट से और सबसे बता सकते हैं सोशल वगैरह से, वहाँ से लेकर के वर्तमान तक यदि उदाहरण है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन इसलिए है कि बहुत सारा तथ्य देना पड़ेगा कि कौन कौन व्यक्ति है जिसने कि इस तरह का बिहार का नाम रोशन किया है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में। तो ये सारे प्रश्न हैं दोस्तों। ये लंबा वीडियो हो गया 20 मिनट का लगभग। तो आज का ये जो टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना था हमें, तो कुल मिलाकर के यही निष्कर्ष है कि आप लोगों को ध्यान देना है 67th पर। तो तीनों जो एग्ज़ाम होगा, ऑडिटर और फिर AAO और CDPO, सारे क्वेश्चन को गहरा तरीके से एनालिसिस कीजिए और उस अनुसार से रणनीति बना करके 67 का तैयारी कीजिए। आज के वीडियो को यहीं रहने देते हैं। आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।